बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर एक दफ़ा फिर तमाम तलबा को खुशामदीद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन और फ़ीचर्स देख रहे थे। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस की। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी इम्पॉर्टेंट in our daily life. Most of the reactions that are taking place in our body, these reactions consist upon proteins, lipids, carbohydrates, enzyme and nucleic acid. Almost all of these are organic in nature. Organic compound used as food, medicine and clothing. फूड अगर हम देखें तो जितनी भी तरह की खुराक हैं जिनमें प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ये सारे विटामिन्स आते हैं, ये हमारी फ़ूड के तौर पे यूज़ होते हैं। फ़ाइबर्स हैं, मेडिसन्स के तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को, जैसे इंसुलिन वगैरह। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट ने इनको इंडस्ट्रीज़ में भी सिंथेसाइज़ किया, जिसमें प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबड़ है, वार्निशेस हैं, टेक्सटाइल हैं। एक अनकाउंटेबल लिस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी फ़र्दर इम्पॉर्टेंस को स्टडी करने के लिए आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर रीड करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं? प्राइमरी सोर्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में चेंज होते हैं एक दूसरे के अंदर, और इस तरह से एक वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनती है। एक लार्ज वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबॉर्ट्री के अंदर भी सिंथेसाइज होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डेड रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होती हैं। तो इनमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, ये सारे बतौर फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, इसलिए, और ये ज़मीन से हासिल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। कोल जो है ये भी एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। ये ख्याल किया जाता है कि कोल तकरीबन 500 साल कबल ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन आने वाले दरख्त, जंगलात वगैरह, उनके अंदर कुछ रिएक्शंस हुए और उससे कोल मार्ज़ वजूद में आया। ये 500 साल कबल कोई सैलाब आए या ज़लज़ले आए जिसकी वजह से बहुत सारे जंगलात ज़ेरे ज़मीन आ गए। जंगलात और पौधों के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए तो ये वुड जो थी, लकड़ी जो थी इनकी, ये फ़र्स्ट टाइम कन्वर्ट हुई पीट के अंदर। पीट लो क्वालिटी का कोल था और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के नतीजे में ये पीट चेंज हुआ कोल के अंदर, हाई क्वालिटी कोल के अंदर। तो ये रिएक्शन हुआ कि वुड्स के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये पीट में चेंज हुए। पीट पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के नतीजे में ये लिग्नाइट में, इसके ऊपर प्रेशर लगा तो प्रेशर अप्लाई हुआ, सॉइल प्रेशर, तो ये बिचुमिनियस कोल, और फिर एट लास्ट एंथ्रासाइट हमारे पास आया। एंथ्रासाइट हाई क्वालिटी का कोल है जिसके अंदर तकरीबन 90% कार्बन होती है। ये इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसके नतीजे में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। बेसिकली हमें 3 चीज़ें इसके हीटिंग के नतीजे में हासिल होती हैं। सबसे पहले कोल गैस होती है, ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ज़्यादातर गैस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कोल तार होती है, ये लिक्विड होता है, और कोक हमें हासिल होता है। कोक सॉलिड मटेरियल होता है और ये बेसिकली कार्बन पर मुश्तमिल होता है। कोल तार जो है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर इनको सेपरेट करना।
पाकिस्तान के पास आलमोस्ट 184 बिलियन टन कोल के रिसोर्सेज हैं। मोस्टली इनका 80% कोल का यूज़ होता है ब्रिक्स को बेक करने के लिए, यानी ईंटों को पकाने के लिए। भट्ठों के ऊपर आपने देखा होगा ईंटें जो हैं वो तैयार करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यानी घरेलू और सनती पैमाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। पावर जनरेशन के लिए, बिजली पैदा करने के लिए भी इसका छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चूँकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनता है तो इसलिए इसको ज़्यादा जो है वो फेवरेबल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। दूसरी जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस। ये हमारी कंट्री के अंदर, हमारा कंट्री चूँकि डेफिशिएंट है मिनरल ऑयल और कोल का, तो नेचुरल गैस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये गैस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूट इनका मीथेन होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है। ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम नेचुरल गैस को, यानी कि इससे बिजली पैदा की जाती है। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सनती और घरेलू सतह पर भी इसको बतौर ईंधन या फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिग सोर्स है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम वर्ड टू वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल, यानी ये ऐसा ऑयल होता है जो रॉक चट्टानों से या ज़मीन से हासिल किया जाता है। ये कैसे बनता है? स्लो केमिकल या बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की। जो रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में पेट्रोलियम बनता है। जो कदीम यूनानी थे उन्होंने देखा कि ज़मीन के ऊपर ऐसी ब्लैकिश कलर का लिक्विड सीप कर रहा है जो हाईली कंबस्टेबल है, तो उस वक़्त तो इसको जस्ट यूज़ किया जाता था एज ए फ्यूल, यानी आग जलाने के लिए। लेकिन लेटर ऑन ये ब्लैकिश ऑयल जो था ये क्रूड ऑयल कहलाता था। लेटर ऑन उनको ऐसी टेक्निक्स साइंटिस्ट को, केमिस्ट को ने डिस्कवर की, दरियाफ्त की, जिसके नतीजे में इसकी रिफ़ाइनिंग की गई। रिफ़ाइनिंग के ज़रिए इसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को अलग किया गया और इसका इस्तेमाल होने लगा। फिर इसके लिए इंजन्स बनाए गए, इंजन के अंदर इसको यूज़ करके यूज़फुल वर्क किया गया। अच्छा, रिफ़ाइनिंग कैसे होती है कि एक इस तरह का हमारे पास पाइप होता है इस तरह का, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर को या पेट्रोलियम को इंसर्ट करते हैं और इसको हीट करते हैं। जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं वो टॉप वाले पाइप से एक्सपेल हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं और इनको अलग कर लिया जाता है। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो दूसरे पॉइंट से सेपरेट किए जाते हैं, और इस तरह से जो सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको लास्ट पाइप से सेपरेट किया जाता है। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो ये इस तरह से पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग की जाती है। रिफ़ाइनिंग के नतीजे में हमारे पास दरअसल फ्रिक्शंस आती हैं जिसमें फ्यूल है या नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो है वो इसके अंदर कार्बन की तादाद 1 से लेकर 4 तक होती है। ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज़ किया